नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सिंह आज आपसे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के बारे में बात करना चाहता हूँ। वैसे तो ये बेरोजगारी खाली उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि देश की समस्या है और कहें तो इसकी समस्या अंतर्राष्ट्रीय भी है। लेकिन बेरोजगारी के बारे में आज हमारी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कितनी गंभीर है, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। आज बेरोजगारी कई तरह की बेरोजगारी होती है। कुछ बेरोजगारी तो अर्थव्यवस्था की वजह से आती है, कुछ बेरोजगारी आती है मौसम की वजह से कि भाई मौसम में आपको खेती के लिए कुछ दिन का काम हमारे गांव के मजदूरों को मिल गया, उसके बाद जब काम खत्म हो गया तो वो बेरोजगार हो गए। कुछ बेरोजगारी ऐसी है कि हमारे पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान गांवों में बैठे हैं और डिग्री लेकर बैठे हैं, सर्टिफिकेट लेकर बैठे हैं, एक से एक अच्छी परसेंटेज में पास होकर बैठे हैं, लेकिन बेरोजगार हैं और मजबूरी में उनको बेरोजगारी के लिए किसी को गांव छोड़ कर जाना पड़ता है। कोई बम्बई में आके चालों में बसता है, कोई जाता है दिल्ली जाता है, कोई लखनऊ जाता है। लेकिन सवाल है कि आज हमारे गांव और हमारे शहर, आखिर ये जो पलायन है गांव से, ये कैसे रुकेगा, किस तरह से हम इस पलायन को रोकेंगे, आज हमें इस बारे में चर्चा करनी है। क्योंकि गांवों से शहरों की तरफ ये जो पलायन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ये देश की बहुत बड़ी समस्या है। आज हमारे शहरों में इतनी ताकत नहीं है कि आज हमारे गांवों से लोग आएँ और पूरे के पूरे शहरों में बस जाएँ। ये भी ताकत हमारे झेलने की शहरों को नहीं है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं स्मार्ट सिटीज़ की। उन्होंने अभी पुणे के कार्यक्रम में स्मार्ट सिटी का उद्घाटन किया और उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी बनेंगी। एक स्मार्ट सिटी में क्षमता है झेलने की कि वो इतने गरीबी को झेलती है, इतने उसको झेलती है। और उन्होंने इस बात पे गर्व महसूस किया कि हमारे जो स्मार्ट सिटीज़ हैं वो आने वाले समय में शायद बेरोजगारी को दूर करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये स्मार्ट सिटी क्या है? एक स्मार्ट सिटी बनने के लिए कम से कम 1000 गाँवों को उजाड़ा जाएगा। एक स्मार्ट सिटी बनने के लिए इतने किसानों को बेघर किया जाएगा और उसके बाद ये नौजवान जब आप गांवों में से शहरों में जाएंगे तो कितने नौजवान शहरों में चले जाएंगे? इन 10-5 स्मार्ट सिटी में कितने नौजवान चले जाएंगे? प्रश्न उठता है कि आखिर ये पलायन कैसे रुकेगा, कहाँ रुकेगा, किस तरह से हमारा ये पलायन जो गांवों से शहरों की ओर हो रहा है ये कैसे रुकेगा? और मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, हम तो कहना चाहेंगे कि बेहतर होता आप इन स्मार्ट सिटी को बनाने की बजाय अगर ये कहते कि हम गांवों में किस तरह रोजगार सृजित करेंगे, तो शायद देश का, भारत का किसान, भारत का नौजवान अपने गांव में रहकर अपनी नौकरी, अपना रोजगार करता तो शायद वास्तव में देश का कल्याण होता। अन्यथा स्मार्ट सिटी बना के कुछ बिल्डरों को आप प्रमोशन दे देंगे, कुछ बिल्डरों को जमीन दे देंगे, कुछ और लोग करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो जाएंगे। देश बदलने वाला नहीं है, मेक इन इंडिया होने वाला नहीं है। मेक इन इंडिया देश तब बदलेगा जब हमारे गाँव में रोजगार होगा, जब हमारे गाँव में एम्प्लॉयमेंट होगा, उस दिन देश बदलेगा। और इसके लिए आइए देखते हैं कि आने वाले अब इस देश में, इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या क्या है। आज इन चुनाव की सरगर्मियों में आइए हम बेरोजगारी की समस्याओं पर बातचीत करते हैं। जो सरकार से सहायता मिलती है, जैसे मनरेगा हुआ, वो आज काम करने के बाद सदैव 45 दिन बाद पेमेंट मिलना। जनता को तुरंत पैसा चाहिए, जो आज काम करे कल उसको भुगतान हो जाए। लघु उद्योग के बारे में ये राय है हमारी कि 8 महीने के बाद फसल कटती है और हमारे यहाँ महिलाओं की जो है कार्य प्रगति जो है बिल्कुल जो है कुछ है ही नहीं, 0% है। जो महिलाएं काम करना चाह रही हैं, कोई बेरोजगार है, सब कोई रोजगार है ही नहीं। कपड़ा बुनाई है, सिलाई है, कढ़ाई है, ये सारा काम जो है कोई हमारे गाँव में कोई उन्नत हुई ही नहीं। कार्यकाल जो फिर गाँव में चलते हैं, प्रधानों के लिए कुछ पैसा भी नहीं मिलता है उनके लिए। पैसा में ऊपर से लागू होता है नियम कानून, कमीशन कंसेशन दुनियादारी होती है, तो मजदूरी कोई काम नहीं चलता यहाँ। जो भी चलता ही है उसका पैसा लेट मिलता है, तो मजदूर क्या खा गया, क्या करेगा? कुछ लोग विदेश भागेंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ उधर चले जाएंगे, जहाँ से भी अपना जीवन अर्पण अपना को कर लेते हैं किसी प्रकार। महिलाओं के सामने यही, जो उनको कोई कार्य नहीं मिलता, कोई रोजगार भी नहीं, कोई उद्योगपति नहीं, कोई धंधा नहीं है, महिलाएं क्या कर सकती हैं? खेती में सूखा पड़ा हुआ, तो सूखा में कुछ खेती में होता नहीं, जब कुछ हुआ नहीं तो मजबूरी उनके सामने। माननीय अखिलेश जी की सरकार है मेरे प्रदेश में,
किसानी के लिए कुछ नहीं है। नरेगा में ताला खुदाए जा रहे हैं। 50 लाख का मेरे गांव में अभी ताला का वो टेंडर हुआ है। आप लोग जाइएगा ताला में देख लीजिए, ताला बाजता है, कोई काम नहीं है। 50 लाख का टेंडर हुआ है, काम निपट गया। लगातार कंटिन्यू सूखा पड़ने के कारण से यहाँ उदर पालन नहीं हो पा रहा। यहाँ के जो मतलब कुछ लोग हैं, मतलब काफ़ी लोग पलायन कर चुके हैं, 80-90% पलायन करते हैं, उनको वहाँ भी रोज़गार नहीं मिल रहा। वहाँ से भटक करके इधर आते हैं, इधर से भटक करके उधर जाते हैं, फिर भी उनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। गांव में रोजगार सृजित किए जाएं तो गांव का पलायन रुकेगा और गांव के लोग गांव में ही रहेंगे। और जो शहरों पर भार बढ़ रहा है अनावश्यक, वहाँ जनता बढ़ रही है, कोई पुल के नीचे पड़ा है, कोई सड़क पे पड़ा है, तमाम दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनसे बचा जा सकता है। आज तक किसानों को न कोई भरपाई मिली है फसल का और न कोई उनका कोई फ़ायदा हुआ है। इस समस्या से किसान भी परेशान है, उनके बच्चे परेशान हैं। कोई मजदूरी करने जाता है, सिटी जाता है, बाहर जाता है, तो मजदूरी करके उनका पेट पाल रहा है। इनके लिए हर समस्याएं ही समस्याएं हैं। और उसके बाद में फिर हमारी घोषणा की थी मुलायम सरकार ने कि मतलब हम आपको जो रिक्शा चालक है उनको एक ई रिक्शा देंगे, लेकिन वो भी उनका फ्लॉप रहा मामला। उसके बाद अगर हम लोग मजदूरी न करें तो खाना न पाएं। लोग जैसे गांव छोड़ के चले जाते हैं तो कितने % लोग गांव छोड़ के चले जाते हैं बाहर काम करने? मजबूरी है गांव छोड़ने की। तो मैडम यहाँ पे कोई रोजगार तो है नहीं, वो जवाहर रोजगार क्या नरेगा वरेगा चलता, नरेगा में कितना आदमी पूरा गाँव थोड़ी उसमें लगेगा, तो मजबूरी है आदमी गाँव छोड़ के जाने की। आज हमारे यहाँ मनरेगा चालू है। मनरेगा में काम करने से मजदूरों को समय से मजदूरी नहीं मिलती है। इस कारण से हमारे गांव का 60% आदमी बाहर जाकर रोजगार करता है, बाहर जाके धन कमाता है, गांव से चला जाता है। गांव में क्या घटना हो रही है उसको फोन से या चिट्ठी के माध्यम से पता चलता है, तब वो बेचारा गांव में आता है। दैन समस्या ये बहुत विकराल समस्या है, जो कि हमारे गांव का मजदूर गांव छोड़कर मजदूरी करने के लिए उसको बाहर मजबूरी है जाना। गांव में अगर मजदूरी मिलती है तो कहे जाए। ये बताइए जो सरकार की स्कीम्स हैं, मनरेगा, नरेगा, इनके बारे में क्या कहना है आपका? इनके बारे में जो पैसा प्रधान लोग पाते हैं वो थोड़ा बारा काम कराते हैं, पैसा जब चला गया आया 15 दिन में 20 दिन में मजदूर का मिला तो खाए पिए, नहीं तो भूखल मरे। पैसा भी यहाँ से मिलता नहीं, लखनऊ से मिलता, कहाँ से मिलता है। मनरेगा कार्ड चल रहा है जैसे छोटे मोटे, अब जो उन्होंने जाते हैं वहाँ कार्य करते हैं, 10 दिन में 15 दिन में 20 दिन में पैसा आता है, मिल जाता है, यही चलता है और क्या चलता है। तो सरकार तो बेरोजगारी भत्ता दे रही थी, अब गए लेने, कभी मिला? कभी मिला नहीं। बहुत चीज़ें दिखाया वहाँ कि ऐसा होगा लेकिन बेरोजगारी भत्ता कहने मिला, हमारे गेहूँ का पैसा नहीं मिला तक, सूखा गिर। तो फिर बेरोजगारी का क्या, मेरे खाते तमाम खुल गए। खाली यहाँ किसान खाता खोला परेशान होगा, यह है वो है फलान है, ये किया है, फलान धमाक है, ये पैसा मिलेगा, उसमें मिलेगा, पेंशन मिलेगी, क्या होगा। महिलाएं खाता खुलाए परेशान हो गई। किताबों में तो सबको लिख दिया जाता है कि यहाँ पे पैसा दे गया, यहाँ लेखपाल कोई जांच करने आता है और ना किसी को पेमेंट मिला है, और किताबों सब पेमेंट मिल गया। गवर्नमेंट सोचेगा मैं पे ऐसी सरकार लाने से क्या फ़ायदा है। दोस्तों, गांव और शहरों की विकास की गति को बढ़ाने के लिए हमें लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना पड़ेगा। हमें भाई भतीजावाद, जाति, बिरादरी, धर्म से ऊपर उठकर लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आगे आना होगा। नौजवानों का हमें मनोबल बढ़ाना पड़ेगा। हमें ज़रूरत है कि हम गांव में कुटीर और लघु उद्योग सृजित करें। महात्मा गांधी जी ने कहा था, ग्राम स्वराज का सपना देखा था, और हमारे चौधरी चरण सिंह जी लोकदल के कहते थे, लोकदल के संस्थापक कहते थे, जैसे जैसे खेती की ज़मीन, आपकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी, खेती की ज़मीन कम होती जाएगी। आपके 2 बेटे हुए, खेती की ज़मीन आधी रह जाएगी। उनके 2 बेटे होंगे, खेती की ज़मीन 1/4 रह जाएगी। अब उस उतनी ही ज़मीन से आपकी पैदावार जब नहीं मिलेगी तो उसका रास्ता है कि हम एक बेटे को खेती में लगाएं, दूसरे बेटे को कुटीर और लघु उद्योग में लगाएं। अर्थात जब तक हमारे गांव में कुटीर और लघु उद्योगों का सृजन नहीं होगा, तब तक हमारा युवा गांव छोड़कर शहरों की तरफ पलायन करेगा। आखिर कब तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा, क्या इसका समाधान है? क्या हमें लगता है कि मेक इन इंडिया या स्टैंड अप इंडिया इनसे कुछ हो जाएगा? आज शर्म आती है दोस्तों, अगर हम किसी मॉल में चले जाएं तो ये छाटना मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पे भारत का बना उत्पाद कौन सा है। छोटा सा खिलौना उठाते हैं, उस पर भी मेड इन चाइना लिखा होता है। हम अपने घरों में दीपावली पे जो लाइट लगाते हैं वो भी शायद चाइना से बन के आती है।
हम अपने जो होली में पिचकारी चलाते हैं वो भी अधिकांश चाइना से बन के आ रही है। हम अपने जो आपके जो 26 जनवरी को, शर्म तो इस बात की आती है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को लहराने वाले प्लास्टिक के झंडे भी चाइना से बन के आते हैं। दोस्तों, आज हमारा देश कहाँ है ये हमें सोचना है, हमें समझना है और इस देश का विकास इस देश की ज़रूरतों के हिसाब से करना है, इस प्रदेश की ज़रूरतों के हिसाब से करना है। आज हमें जोर देना है इस बात के ऊपर कि किस तरह हमारा गांव विकास करे, और गांव का विकास तभी होगा जब हमारी नीति सही होगी, हमारी नीयत सही होगी और हम गांवों में लघु और कृषि उद्योग सृजित करेंगे, तभी हमारा गांव का विकास हो पाएगा। अन्यथा हम ऐसे ही चलते रहेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम अपने गांवों को, अपने छोटे शहरों को कैसे विकास करें, किस तरह वहाँ लघु उद्योग, कुटीर उद्योग डालकर वहाँ पर रोजगार सृजित करें, वहाँ पर कच्चा माल मिले, वहाँ पर बिजली और पानी की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, और सबसे बड़ी बात, अगर हम बना भी लेंगे तो बेचने की व्यवस्था क्या है। इसके लिए हमारे प्रदेश सरकार, हमारी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो उस माल को बेचने की व्यवस्था करें। ऐसा नहीं है कि हमारे नौजवानों में दम नहीं है। हम अपनी 125 करोड़ की जनसंख्या को देश की और उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ की जनसंख्या को अपनी ताकत नहीं बना पा रहे। हम उनको अपना एक ताकत बनाने की बजाय अपनी कमजोरी समझ रहे हैं, लेकिन दुनिया की नज़रों में ये बहुत बड़ी ताकत है। इसीलिए भारत में आके सामान बेचने के लिए भारत का सम्मान देश के विभिन्न देशों के भागों में प्रधानमंत्री जी का होता है, देश का होता है, ताकि उनका उत्पाद, कोको कोला का पानी भी भारत के गांवों में बिक सके किनले के नामों से, पेप्सी कोला का पानी आपके एक्यूफिना के नाम से बिक सके। केंद्र में बैठी सरकार और प्रदेश में बैठी सरकार से हम अपना सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या हमारा नौजवान सक्षम नहीं है कि अपने गांवों में पानी बना सके? क्या हमारा नौजवान और माता बहनें सक्षम नहीं है कि अपने गांव में बैठकर चिप्स बना सकें, अचार बना सकें? देश को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है हमारी केंद्र में बैठी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने। उत्तर प्रदेश का जो हाल है, आज अभी कुछ दिन पहले हमारी प्रदेश सरकार, जिसको हम कहेंगे कि दिमाग से पूरी तरह बैंकरप्ट है, इनको ये पता ही नहीं है कि वे करना क्या है। इनको अपने कुछ नहीं सूझा तो इन्होंने कहा हम 1-1 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता बांटेंगे, और 1-1 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता बांटना इन्होंने शुरू किया। हालत तो तब हो गई जब प्रदेश के 9 सेवा केंद्रों पर 70 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए, और 70 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कई सेवा केंद्रों पर लाठियां तक चली। उत्तर प्रदेश में आज 1 करोड़ से ज्यादा नौजवान बेरोजगार है। देश का सबसे नौजवान प्रदेश उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश आज आखिर क्यों है, क्यों मोहताज है कि वो बंबई में जाकर हमारा नौजवान रिक्शा चलाए, बंबई में हमारा जाकर आदमी टैक्सी चलाए? क्यों नहीं हम अपने प्रदेश में वो ताकत दे पा रहे कि हमारा नौजवान अपने गांव में रहकर, अपने प्रदेश में रहकर अपने परिवार का पेट पाल सके? ये ताकत हम क्यों नहीं दे पा रहे? इस बात के लिए हमें चिंता करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। आखिर कब तक हम इनके बहकावे में आके इसी तरह चलते रहेंगे? लोकदल अगर उत्तर प्रदेश में आएगा तो लोकदल का यह मानना है कि लोकदल सभी ग्रामीण स्तरों पे, सबसे पहले लोकदल प्रदेश के 822 ब्लॉकों पर एक लघु और कुटीर उद्योग सृजित करेगा, जहां कम से कम 100 परिवारों को रोजगार मिलेगा। उसके बाद हर न्याय पंचायत स्तर पे 5000 न्याय पंचायतों में एक ऐसा कुटीर लघु उद्योग सृजित करेगा, जहां कम से कम 5000 न्याय पंचायतों में हर यूनिट में 100 परिवारों को रोजगार मिले। उसके बाद यह संख्या प्रदेश की 58,000 ग्राम सभाओं तक ले जाई जाएगी। हम वो हर चीज जो हमारा गांव बनाने में सक्षम है, उसमें विदेशी वस्तुओं का प्रवेश अपने उत्तर प्रदेश में रोक देंगे, उनका आना वर्जित कर देंगे। क्योंकि यहां प्रश्न है हमारे प्रदेश की बेरोजगारी का, प्रश्न है हमारे प्रदेश के नौजवानों का कि आखिर वो कहां जाएंगे, किस तरह से अपना पालन पोषण करेंगे। तो हम उत्तर प्रदेश में ये 58 लाख रोजगार मात्र 5 साल में सृजित करके दिखाएंगे। अगर आपको लगता है कि हमारे बातें करने वाले, बहुत अच्छा बोलने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया इस देश में कर पाए, और मेक इन इंडिया का उनका कंसेप्ट क्या है हमें तो सुनकर भी और समझकर भी समझ में नहीं आता कि किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। अभी चंद दिन पहले उन्होंने 100% FDI कर दी। 100% FDI का मतलब हो गया कि सब कुछ विदेशी हो गया, आपके चैनल भी विदेशी हो गए, अखबार भी विदेशी हो गया। पेप्सी कोला जहां 49% भागीदारी के साथ काम कर रहा था, वहां आज 100% के भागीदारी के साथ पेप्सी कोला, कोको कोला इस देश में अपना सामान बेचेगा। आखिर क्या ये मेक इन इंडिया है? क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री सिर्फ चंद सांसदों के ताली बजाने से इतना प्रभावित हो गए कि उन्होंने अमेरिका के लिए पूरा हिंदुस्तान बेचने को मजबूर कर दिए? हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर रहे हैं, किसानों को हो गया, फलाना हो गया। हजारों करोड़ के विज्ञापन, बेहतर है यही अगर 1000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन में लगा दिए होते तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश का नौजवान आपको आपके घर पर जाके वोट देके आता अगर आपने नौजवानों के लिए रोजगार सृजित किया होता। आप मेक इन इंडिया के नाम पर भारत को बेच रहे हैं,
भारत को बर्बाद कर रहे हैं। जो गलती कांग्रेस ने 60 साल में नहीं करी वो आप बहुत जल्दी करने जा रहे हैं और भारत का भविष्य, भारत के नौजवान का भविष्य एक मजदूर बनने के ऊपर आप बर्बाद करने जा रहे हैं। लोकदल का मानना है कि हम जिस दिन हमें थोड़ी सी ताकत मिलेगी हम प्रदेश के हर ग्राम सभा तक नौजवान को रोजगार देने का काम करेंगे। 58 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, लोकदल का यह मानना है। और अगर इसमें हमारी मंत्रिपरिषद या हमारा कोई भी अफसर काम नहीं करेगा तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि 3 वर्ष के अंदर अगर हमारे लोकदल ने 58 लाख रोजगार सृजित नहीं किए तो उत्तर प्रदेश का एक भी हमारा विधायक, एक भी हमारा सांसद ना तो दोबारा उसे टिकट मिलेगी, ना वो कोई भत्ता लेगा, ना उसे कोई सुविधा मिलेगी। लोकदल ये आपको काम करके दिखाएगा। इसलिए लोकदल का मानना है कि ग्रामीण कुटीर लघु उद्योग सृजित हो और आपको जरूरत नहीं होगी कि आप बंबई में जाके अपना रोजगार तलाशें, दिल्ली में जाके रोजगार तलाशें, आप अपने घर में बैठकर रोजगार पा सकते हैं। जरूरत सिर्फ एक सक्षम नेतृत्व की है, एक ऐसे नेतृत्व की है जो परिवर्तन दे। और लोकदल परिवर्तन 2017 के साथ एक विकल्प के रूप में आपके सामने आया है कि लोकदल की यह नीति है कि लोकदल हर ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजित करके अपने नौजवान को गांवों पर रोकेगा, उनके ऐसा व्यवस्था करेगा कि कम से कम 15,000 रुपया वो अपने गांव में बैठकर कमा सके। लोकदल ऐसी व्यवस्था करेगा और जिस दिन उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था हो जाएगी हम महाराष्ट्र के नौजवानों को भी उत्तर प्रदेश में लाने के लिए सफल हो पाएंगे। पंजाब के नौजवान भी उत्तर प्रदेश में आएंगे। उत्तर प्रदेश में इतनी ताकत है। जरूरत है सिर्फ बदलाव की, परिवर्तन की, जिसके लिए लोकदल एक विकल्प के रूप में आपके सामने है। हम तो चाहेंगे कि आप जाग जाओ, नींद में बहुत सो लिए, बहुत आप इधर उधर बातों में, जाति में, धर्म में, बिरादरी में, मंदिर में, मस्जिद में बहक गए। अब लोकदल के साथ मिलकर परिवर्तन 2017 करिए और एक विकल्प चुनिए। और अगर विकल्प काम ना करे तो अगले चुनावों में दूसरा विकल्प भी चुनिए, क्योंकि हर 5 साल में चुनाव इसलिए आता है कि उस चुनाव में आप उन चेहरों को सुन सकें जो आपके लिए काम करें और आपके लिए काम करके आपके बजट को, हजारों करोड़ के बजट को खाली बर्बाद ना करें जनता के पैसे को विज्ञापनों में, वो पैसा रोजगार सृजन में लगाएं। ऐसे लोगों को चुनिए और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश का बल, सबसे बड़ा प्रदेश, उसको बदलने की जरूरत है। क्योंकि इस प्रदेश को बदलने के लिए, इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए इस प्रदेश का बल लोकदल आपके सामने परिवर्तन 2017 के रूप में, विकल्प के रूप में सामने है। हम चाहते हैं कि आप विचार जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार। सुशील अग्रवाल जी, आपने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के साथ काम किया है, तो तब के टाइम में और आज की राजनीति में क्या फर्क है? देखिए, मैं उनके साथ 8 साल संबंध जरूर रहा और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि उस समय की राजनीति सेवा भाव के लिए होती थी और आजकल प्रोफेशन है और प्रोफेशन में सब कुछ जायज है। चौधरी चरण सिंह के रहते ही चौधरी राजेंद्र बाबू ने लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे। उनके बनने के बाद उनके लड़के हैं चौधरी सुनील सिंह जी, जिनके सानिध्य में हम लोग आज भी लोकदल फल फूल रहा है और यही असला लोकदल है। इसका चुनाव चिन्ह खेत जोतता हुआ किसान था, तब भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये असली लोकदल है। ये चौधरी साहब का है, बाबू सुनील सिंह इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके पूर्व प्रधानमंत्री जी चरण सिंह है, ये उनका लोकदल है। हम लोकदल के लोग किसानों के हितों की लड़ाई लड़ते आए हैं, हमेशा से लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। हम ही एक ऐसे हैं जो किसानों को भला कर सकते हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में एक ही लोकदल असली लोकदल है। वो लोकदल चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए गठित किया था, गरीबों के लिए, गांव के लिए गठित किया था। शोषण को और प्रतिभा पलायन को हम और हमारा दल पूरी तरीके से रोकने के लिए जो है वचनबद्ध है। लोकदल का मानना कि समान शिक्षा होना चाहिए, समान कोर्स होना चाहिए, समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। लोकदल की यह मांग है कि जब वो सत्ता में आएगा तो सत्ता के विकेंद्रीकरण को पूरी तरह लागू करेगा और 36 विभाग को प्रदेश में लागू करके जो पैसे का वितरण है विकास का, उसको गांव तक पहुंचाएगा, ताकि गांव के हर आदमी को सत्ता का, विकास का पूरा लाभ मिल सके।